नमस्कार दोस्तों, हमारी नई पहल में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका अपना आनंद आज आपके साथ फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूं और आज का टॉपिक है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर अनुदेशक हो या कंप्यूटर से संबंधित कोई अन्य एग्ज़ाम, सब में ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे विस्तार से। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करता है, जिसे हम मैनेजर भी कहते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर में सभी प्रोग्राम को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रोग्राम क्या होते हैं। प्रोग्राम निर्देशों का समूह है जो किसी भी एक विशेष कार्य को निष्पादित करने के लिए काम में लिए जाते हैं। अब प्रोग्राम में डाटा और इन्फॉर्मेशन सम्मिलित होते हैं। अब देखिए कि गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस के उद्देश्य क्या हैं, कि ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके उद्देश्य क्या हैं। दोस्तों इसके दो उद्देश्य हैं। पहला प्राइमरी है, जिसे हम इजी टू यूज़ फॉर पीसी, मतलब हमारे कंप्यूटर को आसान बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। और सेकेंडरी पर्पज़ है हमारा इफ़िशियंसी, मतलब क्षमता, कि सभी रिसोर्स को अपनी क्षमता के साथ यूज करें। मतलब रिसोर्स हैं हमारे सीपीयू, मेमोरी, प्रिंटर, इससे संबंधित जो भी हमारे कंपोनेंट हैं वो हमारे रिसोर्स होंगे। इन सभी रिसोर्सों का अपनी क्षमता के साथ यूज करना इफ़िशियंसी के साथ। तो ये दो गोल हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के उद्देश्य। अब बात करेंगे हम कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं या कितने फंक्शन हैं। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा है डिवाइस मैनेजमेंट, चौथा है आईओ मैनेजमेंट, इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट भी बोलते हैं इसे, रिसोर्स एलोकेशन, फाइल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको हम 3 आधार पे डिवाइड करते हैं। पहला है कार्य के आधार पे, दूसरा है यूज़र उपयोग के आधार पे, तीसरा है हमारा यूज़र इंटरफेस के आधार पे। तो पहले हम बात करेंगे कार्य के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम की। इनको हम 7 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा हमारा मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पांचवा है मल्टी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, छठा हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सातवां है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और आठवां एंड लास्ट है हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों बात करते हैं कि क्या है और किस हिसाब से ये काम करता है। देखिए एग्जीक्यूशन या प्रोसेस जो टाइम है वो सीपीयू टाइम और आईओ टाइम को मिला के बात करेंगे हम, कि इफ़ अगर आईओ टाइम मतलब इनपुट और आउटपुट टाइम सीपीयू टाइम से ज़्यादा है तो आईओ टाइम बाउंड प्रोसेस कहलाता है, और अगर सीपीयू टाइम ज़्यादा है और आईओ टाइम कम है तो यहाँ पे सीपीयू बाउंड होगा, मतलब सीपीयू बाउंड प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए इसको विस्तार से देखते हैं कि यदि किसी प्रोसेस का सीपीयू टाइम आईओ टाइम से अधिक हो तो वह सीपीयू बाउंड प्रोसेस कहलाता है। दोस्तों इन पॉइंट्स को आप अच्छे से देख लो, यही आपके क्वेश्चन हैं, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे।
ध्यान से देखना है आपको एक एक लाइन को। अब देखिए कि आगे क्या कह रहा है हमें कि फॉलो पहले आओ पहले पाओ। जो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका प्रोसेस ये है कि पहले आओ पहले पाओ। मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम FCFS, मतलब प्रोसेसिंग इट इज़ नॉन प्रिमिटिव है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब पहले आओ पहले पाओ। और ये है क्या, ये नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस है। तो दोस्तों ये नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, मतलब एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू होगा, यही है नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस। अब बात करते हैं देयर इज नो स्टारवेशन प्रॉब्लम। स्टारवेशन क्या है? स्टारवेशन है जब कोई काम हो रहा हो और अन्य लोग लाइन में अपनी बारी का वेट कर रहे हों, तो वह स्टारवेशन या भूखमरी कहलाता है। समझ रहे हो ना आप कि जब हम लाइन बना के खड़े हैं या कोई काम हो रहा है और दूसरे लोग अपना काम करवाने के लिए लाइन में लगे हुए वेट कर रहे हैं, तो ये स्टारवेशन होगा। सीपीयू बहुत देर तक खाली बैठा रहता है। इसमें ये जो अपना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें सीपीयू है बहुत देर तक खाली बैठा रहता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है। तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा दूसरा प्रोसेस या प्रोग्राम वहाँ पे वेट करेंगे, तो काफ़ी समय तक सीपीयू खाली रहता है। सीपीयू आइडलनेस इज़ वेरी हाई इन दिस। सीपीयू की जो आइडलनेस होती है वो बहुत ही हाई रहती है इसमें। लेस थ्रूपुट, मतलब जो थ्रूपुट हमारा आता है वो बहुत ही कम आता है। वास्ट फॉर इंटरेक्टिव एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन है वो इंटरेक्टिव नहीं है। तो दोस्तों बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी दो चार बातें यही हैं कि ये नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस है, इसमें पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत लागू होता है, और नो स्टारवेशन प्रॉब्लम है, मतलब जब कोई काम हो रहा हो तो अन्य लोग लाइन में अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, और इसमें सीपीयू है बहुत देर तक खाली रहता है, और सीपीयू आइडलनेस इज़ वेरी हाई एंड लेस थ्रूपुट, वास्ट फॉर इंटरेक्टिव एप्लीकेशन। अब है हमारा दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस है, इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट। इसमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है और थ्रूपुट भी बढ़ता है, और ये नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस है। जैसे इसके अंदर इसके एग्जाम्पल होंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल है विंडो, यूनिक्स, लाइनेक्स, ये इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं। और फिर इसमें कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होता है, मतलब व्हेन जे यूज आईओ डिवाइस J2 रन ऑन सीपीयू। देखिए समझिए, मतलब कि हमारे पास J1 और J2 दो प्रोग्राम हैं, और वो जब सीपीयू में काम करते हैं, जैसे पहले हमारा सीपीयू में आया J1 यहाँ से प्रोसेस करने के बाद आईओ पे जाता है, आउटपुट पे जाता है, तो J1 यहाँ पे आ गया। जैसे ही सीपीयू यहाँ पे खाली हुआ तो यहाँ जो J2 बैठा था वो तुरंत प्रभाव से खाली होने के यहाँ सीपीयू में आ जाता है। तो यहाँ आईओ होता है, आईओ में बैठा है J1 और यहाँ J2, मतलब जब J1 निकल जाता है तो तुरंत प्रभाव से सीपीयू का उपयोग J2 करता है, तो यहाँ सीपीयू खाली नहीं रहता। तो दोस्तों कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होता है। कॉन्करेंट का मतलब होता है एक बार ये एक बार ये एक बार ये एक बार ये, मतलब दो प्रोसेस एक साथ बारी बारी एग्जीक्यूशन होते हैं। जैसे पहले प्रोग्राम P, फिर 2, फिर P, फिर 2, फिर P, फिर 2, इस हिसाब से बारी बारी एग्जीक्यूशन के हिसाब से, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन के हिसाब से ये प्रोसेस होता है। कौन सा? मल्टी प्रोग्रामिंग। इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इसका एग्जाम्पल है विंडो।
मल्टीटास्किंग मतलब हम एक साथ कई प्रोग्राम को चला सकते हैं। इसमें टाइम क्वांटम की फॉर्म में टाइम शेयर होता है और राउंड रिबन की तरह। इट इज़ प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव है। बेस्ट फॉर इंटरेक्टिव एप्लीकेशन, ये बहुत ही अच्छी इंटरेक्टिव एप्लीकेशन है। कौन सी? मल्टीटास्किंग। यह मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस का एक्सटेंशन है जहां जॉब टाइम शेयरिंग मोड में एग्जीक्यूट होता है। यह रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है। रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए सबसे बेस्ट कौन है? हमारा 3 नंबर, और ये है हमारा मल्टीटास्किंग। अब दोस्तों आता है नेक्स्ट नंबर मल्टी प्रोसेसिंग का। देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हमारे पास एक सिस्टम होता है और सीपीयू होते हैं हमारे उसके साथ अलग अलग जुड़े हुए। मतलब एक सिस्टम के लिए 3 या 4 या उससे अधिक सीपीयू जुड़े हों तो वो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। एक मेमोरी को यूज़ करते हैं और सीपीयू जुड़े होते हैं उसमें 1, 2, 3 या उससे ज़्यादा भी। When two processes run simultaneously, to they have some common operation, they are called cooperating process. They are type of concurring processing. मतलब CPU execution happens simultaneously। ये है दोस्तों simulate unusually। Memory cannot be shared simulate unusually, it is costly। मतलब ये है कि ये जो मेमोरी है ये दोस्तों कॉस्टली पड़ता है। मतलब इस हिसाब से कि एक सिस्टम के लिए हम अलग अलग सीपीयू रखेंगे तो वो हमें कॉस्टली पड़ेगा। और इंक्रीज थ्रूपुट एंड स्पीड, लेकिन थ्रूपुट और स्पीड है वो बढ़ेगी। हाईएस्ट फॉल्ट टॉलरेंस रिलायबल, कि इसमें फॉल्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जब दो प्रोसेस एक साथ रन होते हैं तो कॉमन ऑपरेशन को यूज़ करते हैं तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहलाता है। सीधा सा है कि दो प्रोसेस एक साथ रन होते हैं तो कॉमन ऑपरेटिंग को यूज़ करते हैं तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहलाता है। सीपीयू का एग्जीक्यूशन एक साथ होता है, मेमोरी को एक साथ शेयर नहीं कर सकते। मतलब इसमें किस में? मल्टी प्रोसेसिंग में सीपीयू का एग्जीक्यूशन एक साथ होता है, सीपीयू का एग्जीक्यूशन एक साथ होता है और मेमोरी को एक साथ शेयर नहीं कर सकते। यह फॉल्ट बर्दाश्त करने वाला सिस्टम है मेमोरी को छोड़कर। ये जो अपना मल्टी प्रोसेसिंग है वो फॉल्ट बर्दाश्त करने वाला सिस्टम है और मेमोरी को छोड़कर। मतलब इसमें अलग अलग सीपीयू काम में लेते हैं तो अगर एक ख़राब भी हो गया तो दोस्तों वो दूसरों के साथ कार्य कर सकता है। मतलब वो बैंड नहीं होगा, बंद नहीं होगा उसका प्रोसेस। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट 5 नंबर था हमारा मल्टी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में एवरी सीपीयू हैज़ इट ओवन सेपरेट मेमोरी। मतलब अलग अलग जो कंप्यूटर हैं, जो सीपीयू हैं वो अपनी अलग मेमोरी यूज़ करते हैं। प्रत्येक सीपीयू अपनी अलग मेमोरी रखता है और जितने भी कंप्यूटर हैं वो साथ साथ पोर्ट मतलब पैरेलल एग्जीक्यूशन हो सकते हैं, साथ साथ हो सकते हैं। सीधा सा मतलब है कि मल्टी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने सीपीयू हैं उतनी ही मेमोरी होंगी। मतलब वो अपनी जो सीपीयू हैं वो सभी अपनी अलग अलग मेमोरी रखते हैं, अलग अलग मेमोरी का यूज़ करते हैं। और कितने भी कंप्यूटर हैं वो साथ साथ पैरेलल एग्जीक्यूशन हो सकते हैं। ये इसकी खासियत है। नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम। रियल टाइम में डेडलाइन है हार्ड और सॉफ्ट की।
मतलब किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए डेडलाइन डिसाइड होती है। पहली है हमारी हार्ड डेडलाइन, दूसरी है हमारी सॉफ्ट डेडलाइन। तो हार्ड डेडलाइन में माइनर डिले इज नॉट टॉलरेट, मतलब इसमें हल्का सा लेट लतीफ़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हार्ड रियल टाइम में डेडलाइन के बाद मिलने वाला रिजल्ट कंप्लीटली यूजलेस होता है। मतलब हार्ड रियल टाइम में डेडलाइन के बाद मिलने वाला जो रिजल्ट है वो कंप्लीटली यूजलेस होता है। जैसे एयरलाइंस मिसाइल एयरलाइंस जाने के बाद में जो एयरलाइंस जाने का जो प्रोसेस होता है उसके बाद में जो रिजल्ट मिलता है हमें वो यूजलेस है, हमारे कोई काम नहीं आता। जैसे मिसाइल चली जाती है तो फिर हमारे कोई काम नहीं है, मतलब वो मिसाइल आगे निकल जाती है, उस समय पीछे जो काम बचता है वो कंप्लीटली जो रिजल्ट बचता है वो यूजलेस होता है। अब बात करते हैं सॉफ्ट की। अब दोस्तों सॉफ्ट में है कि माइनर डिले बर्दाश्त किया जा सकता है। जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन में हम जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन वगैरह ऑनलाइन करते हैं और उसमें थोड़ा सा डिले भी हो सकता है तो वो बर्दाश्त कर सकता है और वो बिल्कुल उसका रिजल्ट मिलता है उसे। तो सॉफ्ट में माइनर डिले बर्दाश्त किया जा सकता है। अब है हमारा 7 नंबर का डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ओएस में किसी कार्य को भौतिक रूप में अलग अलग स्थानों पर स्थित कंप्यूटर्स के बीच बांटा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग कंप्यूटर्स के बीच में बांटा जाता है। ये इसका डायग्राम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों एक, और इसके थ्रू ही अलग अलग कंप्यूटर जुड़े हुए जो कार्य करते हैं। देखते हैं आगे, जब कई सारे कंप्यूटर किसी नेटवर्क के माध्यम से आपस में इंटरकनेक्ट होकर एक दूसरे से टास्क शेयर करते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मतलब नेटवर्क के माध्यम से इंटरकनेक्ट होकर एक दूसरे से टास्क शेयर करते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह ओएस कई रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करवाने हेतु सेंट्रल प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। मतलब एक साथ कई कंप्यूटर्स को जोड़ के जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं वो सेंट्रल प्रोसेस का उपयोग करते हैं। इसको रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है। किसको? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ये था हमारा 7 नंबर का डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए दोस्तों, एक ही विफलता दूसरे नेटवर्क कम्युनिकेशन को प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि सभी सिस्टम एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और होस्ट कंप्यूटर पर लोड कम होता है। बिल्कुल सही है। अब है हमारा 8 नंबर का एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो किसी एक विशेष टास्क के लिए बना हो और उसको परफॉर्म करता हो। एम्बेडेड सिस्टम एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जो किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु बनाया जाता है। इसे इसे डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम कह सकते हैं जो केवल वही कार्य करता है जिस कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है। देयर मेन कंपोनेंट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, मतलब एम्बेडेड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा है फर्मवेयर। अब दोस्तों फर्मवेयर क्या है? यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है
जो आपके हार्डवेयर से जुड़ा होता है, ये रोम में स्थित होता है, जैसे डिजिटल वॉच, डिजिटल कैमरा, डीवीडी प्लेयर, प्रिंटर इत्यादि। अब बात करेंगे हम यूज़र उपयोग के आधार पे, मतलब बेस्ड ऑन यूज़र यूज। पहला है हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र को एक समय में केवल एक कार्य करने की अनुमति देता है, उसे हम सिंगल यूज़र ओएस कहते हैं। जैसे डोस, विंडो 95, विंडो 98, विंडोज़ ME, विंडोज़ CE, ये सभी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। फिर है 2 नंबर हमारा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में कई यूज़र एक ही समय में कंप्यूटर में स्थित डाटा का उपयोग कर सकते हैं। मल्टी यूज़र का एग्जाम्पल हैं विंडोज़ NT, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10। ये सभी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज़र इंटरफेस के आधार पे, बेस्ड ऑन यूज़र इंटरफेस। पहला है CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस। जो परफॉर्म एनी एक्शन टू परफॉर्म एनी एक्शन ए कमांड इज रिक्वायर्ड। मतलब किसी भी एक्शन को करने के लिए प्रॉपर रूप से एक कमांड की ज़रूरत होती है। इसे हम CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है MS-DOS और यूनिक्स। ये कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के उदाहरण हैं। 2 नंबर है हमारा या दूसरा है हमारा GUI। ये है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। दिस इज ए टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस वेयर यूज़र इंटरेक्ट with the computer using graphics. Graphics included icon, images, navigation bar. इसके एग्जाम्पल हैं, GUI के एग्जाम्पल हैं विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, एंड्रॉयड। यह एक प्रकार का यूज़र इंटरफेस है जहां यूज़र ग्राफिक्स का उपयोग करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होता है। तो दोस्तों, इसमें GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और इसके उदाहरण हैं विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 और एंड्रॉयड। और CUI यूज़र इंटरफेस के आधार पे CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस। इसके उदाहरण हैं MS-DOS और यूनिक्स। इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसके आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे कि OS में और क्या क्या बचा है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो नमस्कार एंड जय हिंद।